हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोर्सेस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की यूपी पीजीटी स्पेशल सीरीज़ है और इसमें अभी हम लोग समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग विभिन्न जो अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं और उनसे आखिर में समाजशास्त्र का क्या रिलेशन है, इसके लिए विभिन्न विचारकों ने अपने कौन से मत दिए हैं, विचार दिए हैं या उनका क्या कथन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र, इसके बारे में आखिर में इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या पाई जाती है। हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बेस्ड लेक्चर है, तो इसको हम लोग फटाफट शॉर्टकट में समझेंगे। तो समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो समाजशास्त्र जो होता है ये संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, और अर्थशास्त्र की यही बात करें तो समाज की जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित जो अध्ययन होता है उसका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। तो यहाँ पे सिल्वरमैन एक विचारक हैं, इनका कथन है कि सामान्य कार्यों एवं लक्ष्यों के लिए अर्थशास्त्र समाजशास्त्र नामक वित्त विज्ञान की जो सभी सामाजिक संबंधों के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करता है एक शाखा माना जा सकता है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा मानी है और समाजशास्त्र को एक पितृ विज्ञान के रूप में, यानी कि जैसे एक पिता के बहुत सारे बच्चे होते हैं उस रूप में इन्होंने समाजशास्त्र को पदवी दी है। तो ये कथन आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो भी याद करने का टर्म्स है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो ये है पितृ विज्ञान। थॉमस एक विचारक हैं, इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र के व्यापक विज्ञान की एक शाखा है। तो इन्होंने समाजशास्त्र को एक व्यापक विज्ञान के रूप में देखा है और उसकी एक शाखा के रूप में इन्होंने अर्थशास्त्र को कहा है। मैकाइवर का कथन है कि आर्थिक घटनाएं सदैव सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं एवं क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होती हैं और बदले में स्वयं ही निरंतर सभी प्रकार के सामाजिक आवश्यकताओं तथा क्रियाओं का पुनर्निर्धारण, सृष्टि, संगठन एवं रूपांतरण करती रहती है। तो ये कुछ की टर्म्स हैं, इसमें आप लोग इस कथन को ध्यान रखिएगा। अगर इस टाइप का कुछ भी कथन आता है तो ये मैकाइवर से संबंधित है। आखिर में इन दोनों में अंतर क्या है ये थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो समाजशास्त्र में प्रमुखतः सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट किया है। इसी से आप लोग अन्य जो शास्त्र हैं जैसे राजनीति शास्त्र है या फिर दर्शन शास्त्र है, इस तरीके की जो अन्य विषय हैं उनसे आखिर में समाजशास्त्र कैसे भिन्न होता है तो थोड़ा समझने में सहूलियत रहेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का, जबकि अर्थशास्त्र में मानव जीवन के केवल आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जबकि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समाजशास्त्री और काफ़ी व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण जो है वो आर्थिक और तुलनात्मक दृष्टि से सीमित है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से कुछ और भी डिफरेंस हैं, जो कि जैसे अभी राजनीति शास्त्र की बात हो जाएगी तो समाजशास्त्र में हम समाज का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण समाज का अध्ययन करते हैं। वहीं पे राजनीति शास्त्र में सिर्फ हम उसके राजनीतिक पोर्शन का ही अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति जो होती है वो समूहवादी और अर्थशास्त्र की प्रकृति जो होती है वो व्यक्तिवादी होती है। समाजशास्त्र एक व्यवहारात्मक विज्ञान है जबकि अर्थशास्त्र एक व्यवहारात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैयक्तिक जीवन पद्धति, अवलोकन पद्धति, समाज मिति आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में आगमन और निगमन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अब समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में क्या अंतर है, इसके लिए विचारकों ने क्या कहा है तो इसको देख लेते हैं। गार्नर करके एक विचारक हैं, इन्होंने कहा है कि राजनीति शास्त्र केवल एक ही प्रकार के मानव संबंध राज्य से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र सब प्रकार के सामाजिक संबंधों से। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। गिडिंग्स का कथन है कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री जो होता है वो समाजशास्त्री होता है और प्रत्येक समाजशास्त्री जो होता है वो राजनीति शास्त्री होता है।
इनका एक और कथन है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित लोगों को राज्य के सिद्धांतों को पढ़ाना उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष पढ़ाना जिन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को नहीं सीखा हो। तो ये कथन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको पहले कहीं देखे या नहीं देखे मुझे नहीं पता है, लेकिन इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये थोड़े इस टाइप के जो कोट होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं और एग्ज़ाम में पूछ भी दिए जाते हैं। फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ पे ये कौन विचारक हो सकता है जहाँ पे न्यूटन के सिद्धांतों की बात हो रही है। तो ये गिडिंग्स का कथन है। और इसका अर्थ क्या है कि जैसे अगर हम बात करें समाज के, जब हम बेसिक रूल्स रेगुलेशन क्या हैं या उनके स्ट्रक्चर को हम जब तक नहीं समझेंगे, उनके नियमों को नहीं समझेंगे, तब तक हम राज्य के सिद्धांतों को नहीं समझ सकते हैं। तो समाजशास्त्र के जो प्राथमिक सिद्धांत हैं पहले हम उनको समझ पाएंगे, तभी हम उसी का चूँकि एक पार्ट है राजनीतिक सिद्धांत को हम समझ पाएंगे। तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि किसी को ज्योतिष विद्या यदि पढ़ानी है तो जब तक न्यूटन का सिद्धांत जो कि लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है, तो जब तक हम इसको नहीं समझेंगे कि बेसिक न्यूटन का सिद्धांत क्या है या जो गति का नियम है वो क्या है, तो हम किसी व्यक्ति को ज्योतिषी पढ़ाना या बताना या खगोल शास्त्र से उसका परिचय कराना असंभव है। बांस का कथन है कि समाजशास्त्र तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक सिद्धांत में पिछले 30 वर्षों में होने वाले अधिकांश परिवर्तन समाजशास्त्र द्वारा सुझाए गए और बताए गए मार्ग या ढंग के अनुसार हुए हैं। तो ये यहाँ पे कथन में एक आप लोगों को की टर्म मिल जाता है कि जहाँ इस तरीके का टर्म्स आ गया, इस समझ लीजिएगा आप लोग कि बांस का कथन है। समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है, तो ये जो है समाजशास्त्र का इतिहास से रिश्ता बहुत पुराना है। समाजशास्त्र की अगर बात करें तो जितने प्रारंभिक समाजशास्त्री रहे हैं, चाहे वो अगस्ट काम्टे की बात करें, एमिल डर्कहाइम की बात करें, कार्ल मार्क्स की बात करें, तो ये सभी लोग इतिहास से प्रभावित होकर ही समाजशास्त्र के जो अध्ययन है, जो भी अपनी थ्योरीज हैं वो उन्होंने दी है। पार्क का यहाँ पे कथन है कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त तथा समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इतिहास को इन्होंने मूर्त विज्ञान माना है, मानव अनुभव और मानव प्रकृति का, वहीं पे समाजशास्त्र जो होता है वो अमूर्त विज्ञान होता है। बीर स्ट्रीट का कथन है कि इतिहास अपने को समान घटनाओं में विभिन्नताओं का या भिन्नताओं का पता लगाने में लगाता है, जबकि समाजशास्त्र अपने को विभिन्न घटनाओं में समानता क्या पाई जा रही है इसका पता लगाने में अपना जो भी एफर्ट है वो डालता है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में किस प्रकार से संबंधित है, तो इवांस प्रिचर्ड का यहाँ कथन है कि सामाजिक मानव शास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक शाखा माना जा सकता है, वह शाखा जो प्रमुखता अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। किसिंग का कथन है कि सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के निकट संबंध हैं। ये आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे छोड़ दी हूँ, भूल गई। दोनों प्रबल रूप से समूह व्यवहार के मनोवैज्ञानिक सामान्यीकरणों से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये किसिंग का कथन है कि सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के निकट संबंध हैं। दोनों प्रबल रूप से समूह व्यवहार की बात यहाँ पे हो रही है कि वैज्ञानिक सामान्यीकरणों से संबंधित होते हैं। क्रोबर का कथन है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है, मानव शास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंधों के आधार पर ही इन्हें जुड़वा बहने माना है। तो हावेल का यहाँ पे कथन है कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र एक ही हैं और समान हैं। तो ये जो है आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि किसने दोनों को कहा है कि एक ही और समान है, तो ये हावेल है। हावेल ने मानव शास्त्र के 3 भागों को बताया है कि भौतिक मानव शास्त्र जिसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, प्रागैतिहासिक मानवशास्त्र प्री हिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी तथा सामाजिक मानवशास्त्र सोशल एंथ्रोपोलॉजी 3 भाग पाए जाते हैं मानवशास्त्र के, और जिसमें से
समाज शास्त्र जो है वो सामाजिक मानव शास्त्र के अर्थात सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अत्यंत निकट है। तो ये बात हाबेल ने कही है। बाटोमोर का कथन है, इन्होंने कहा है कि भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंधों को स्पष्ट करते हुए इन्होंने लिखा है कि ये कथन आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय समाज न तो आदिम समाजों के समान पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है और न ही औद्योगिक समाज के समान पूर्णतः विकसित है। तो ये कथन बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये बाटोमोर का कथन है। इवांस प्रिचर्ड का यहाँ कथन आता है कि समाज शास्त्र मानव शास्त्र से संबंधित, कि समाज शास्त्र केवल इस बात का पता लगाने की कोशिश ही नहीं करता है कि संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं, बल्कि यह भी बतलाता है कि उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे परिवर्तित होना चाहिए, जबकि मानव शास्त्र अपने को इस प्रकार के विचारों से दूर रखता है। तो ये मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के संबंध में इवांस प्रिचर्ड का कथन है। समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान की यदि बात करें, मनोविज्ञान की अगर देखा जाए तो जो मानसिक व्यवहार होता है, मानसिक क्रियाएं हैं, इससे संबंधित जो अध्ययन होता है मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। चूँकि वो भी मानव से ही संबंधित है तो समाज शास्त्र से कहीं ना कहीं संबंधित रहेगा ये। क्लाइनबर्ग का इसके रेफरेंस में कथन है कि सामाजिक मनोविज्ञान को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के व्यवहार का अन्य व्यक्तियों से संबंधित होने के रूप में अध्ययन करता है। यह अर्थात सामाजिक मनोविज्ञान सामूहिक परिस्थितियों में व्यक्ति से संबंधित है। तो ये कथन क्लाइनबर्ग का है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैकाइवर एवं पेज ने भी एक कथन दिया है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। तो ये कथन जो है मनोविज्ञान और समाजशास्त्र से संबंधित मैकाइवर एवं पेज का है। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र की बात करें तो मैकाइवर ने कहा है कि समाजशास्त्र में सामाजिक मूल्यों के बिना समाज को नहीं समझा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि दर्शन शास्त्र की अगर बात हो रही है, बात फिलॉसफी की हो रही है, तो यहाँ पे मूल्यों की अर्थात किस प्रकार से हमारे विचार होने चाहिए, किस मूल्यों की जो वैल्यूज़ की बात होती है उसकी प्राथमिकता दी जाती है, उसकी प्रधानता होती है। तो इसलिए मैकाइवर का कथन यहाँ पे सामाजिक मूल्यों से जुड़ा हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑगस्ट काम्टे का भी एक कथन इससे संबंधित है कि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होने के साथ साथ कल्याणकारी भी होना चाहिए और इसके लिए उसे सामाजिक मूल्यों का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि प्रमुखतः दर्शन शास्त्र का अध्ययन विषय है। तो ये कथन अपने आप में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ऑगस्ट काम्टे के द्वारा कहा गया है और ऑगस्ट काम्टे से जो संबंधित कोट होते हैं वो हम लोगों को लगभग पता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट कोट है जो कि मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र को जोड़ के इन्होंने दिया है। अब यहाँ पे हम लोग जो भी पिछले वर्षों में कुछ प्रश्न जो पूछे गए थे दो टॉपिक से संबंधित, जो कि समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास और समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। मैंने जो भी MCQ क्वेश्चन हैं उनको वन लाइनर में कर दिया है और जो उसका करेक्ट आंसर है वह मैंने यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि जब हम MCQ क्वेश्चन देखते हैं तो हमें चारों ऑप्शन माइंड में होता है और अगर हमें उस समय नहीं याद रहेगा तो एग्ज़ाम के समय में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ऑगस्ट काम्टे का विचार था कि समाज विज्ञान सामाजिक मानव शास्त्र के बहुत निकट है। यहाँ पे एक ऑगस्ट काम्टे से संबंधित और कथन है, ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पिछले परीक्षाओं में पूछे हुए जितने भी प्रश्न हैं वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र, कला एवं साहित्य से विभेद करता है। तो यही एक योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित जो अध्ययन है वो समाजशास्त्र को इन सभी से
अलग करता है। प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान ये विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था। कार्ल पियर्सन का कथन है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, ना कि विषय वस्तु में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। ये जो प्रश्न है ये भी विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक है, ये सोरोकिन का कथन है। और इनका कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण अगर आ गया, सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक घटनाएं तो कुछ विचारकों के मैच हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्यीकरण की बात किसने की है, तो ये सोरोकिन का है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। यूरोप तथा यूएसए में समाजशास्त्र के सुस्थापित होने के उपरांत यह भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया था? भारत की बात हो रही है, तो ये 1919 था। सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो ये सर पैट्रिक गिट्स थे। और 1924 में जीएस घुर्ये को नियुक्त किया गया था। प्रारंभ में पैट्रिक गिट्स ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन किस पर शुरू किए थे? तो ये सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें भी पूछे जाने की संभावना है। समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो ये है राजनीतिक दर्शन। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध कार्य किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था? तो ये आप सभी को पता है कि यूपी में सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में किया गया था, और यहाँ पे राधा कमल मुखर्जी का नाम प्रमुख हो जाता है। तो दोस्तों, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से जो संबंध है इस टॉपिक पे ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें मिलेंगे। और यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, हमें कमेंट करके बताया करिए। धन्यवाद।